अंकल, मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई क्या? माँ के कमरे से डॉक्टर को निकलते देख सुरभि ने पूछा। पापा से जल्दी ही लौट आने को कहो। मालती जी को इस समय तुम सभी का साथ चाहिए। डॉक्टर ने सुरभि की बातों को अनसुना करते हुए कहा। डॉक्टर आशुतोष के जाने के बाद सुरभि सकी हारी सी लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। 2 साल पहले ही पता चला था कि माँ को कैंसर है। डॉक्टर ने एक तरह से उनके जीने की अवधि तय कर दी थी। पापा ने भी उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माँ को लेकर 3-4 बार अमेरिका भी हो आए थे और अब वहीं के डॉक्टर के निर्देशानुसार मुंबई के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। अब तो माँ ने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। दीदी, चाय। कम्मो की आवाज़ से सुरभि अपने ख्यालों से वापस लौटी। मम्मी के कमरे में चाय ले चलो, मैं वहीं आ रही हूँ, उसने जवाब दिया और फिर आंखें मूंद ली। सुरभि इस समय एक अजीब सी परेशानी में फंसकर गहरे दुख में घिरी हुई थी। वह अपने पति शिवम को जर्मनी के लिए विदा कर अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर माँ के पास कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। 2 दिन पहले स्टोर रूम की सफाई करवाते समय माँ की एक पुरानी डायरी सुरभि के हाथ लगी थी, जिसके पन्नों ने उसे माँ के दर्द से परिचित कराया। ऊपर आ जाओ दीदी, कम्मो की आवाज़ ने उसे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। सुरभि ने माँ के साथ चाय पी और हर बार की तरह उनके साथ ढेरों बातें की। इस बार सुरभि के अंदर की उथल पुथल को मालती नहीं जान पाई थी। सुरभि चाय पीते पीते माँ के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उस निश्चल हंसी के पीछे वह दुख जिसे सुरभि ने हमेशा ही माँ की बीमारी का हिस्सा समझा था, उसका राज तो उसे 2 दिन पहले ही पता चला था। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर माँ को इंजेक्शन लगाया और आराम करने को कहा तो सुरभि ने नीचे अपने कमरे में आ गई। रह रह कर सुरभि का मन उसे कोस रहा था। कितना गर्व था उसे अपने व माता पिता के रिश्तों पर, जहाँ कुछ भी गोपनीय न था। सुरभि के बचपन से लेकर आज तक उसकी सभी परेशानियों का हल उसकी माँ ने ही किया था। चाहे वह परीक्षाओं में पेपर की तैयारी करने की हो या किसी लड़के की दोस्ती की, सभी विषयों पर मालती ने एक अच्छे मित्र की तरह उसका मार्गदर्शन किया और जीवन को अपनी तरह से जीने की पूरी आज़ादी दी। उसकी मित्र मंडली को उन माँ बेटी के इस मैत्रिक रिश्ते से ईर्ष्या होती थी। अपनी बीमारी का पता चलते ही मालती को सुरभि की शादी की जल्दी पड़ गई, परंतु उन्हें इस बात के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। परेश के व्यापारिक मित्र व जाने माने उद्योगपति ईश्वरनाथ के बेटे शिवम का रिश्ता जब सुरभि के लिए आया तो मालती ने चट पंगनी पट ब्याह कर दिया। सुरभि ने शादी के बाद अपना जर्नलिज्म का कोर्स पूरा किया। दीदी, माँ जी खाने पर आपका इंतज़ार कर रही है, कम्मो ने कमरे के अंदर झांकते हुए कहा। खाना खाते समय भी सुरभि का मन माँ से बार बार खुलकर बातें करने को कर रहा था, मगर वह चुप ही रही। माँ को दवा देकर सुरभि अपने कमरे में चली आई। कितनी गलत थी मैं, कितना नाज था मुझे अपनी और माँ की दोस्ती पर, मगर दोस्ती तो हमेशा माँ ने ही निभाई। मैंने आज तक उनके लिए क्या किया, लेकिन इसमें शायद थोड़ा बहुत कसूर हमारी संस्कृति का भी है, जिसने नवीनता की चादर ओढ़ते हुए समाज को इतनी आज़ादी तो दे दी कि माँ चाहे तो अपने बच्चों की राजदार बन सकती है, मगर संतान हमेशा संतान ही रहेगी। उन्हें माता पिता के अतीत में झांकने का कोई हक नहीं है। आज सुरभि अपने आप से ही सब कुछ कह सुन रही थी। हमारी संस्कृति क्या किसी विवाहिता को यह इजाज़त देती है कि वह अपनी पुरानी गोपनीय बातों को, प्रेम प्रसंग की चर्चा अपने पति या बच्चों से करे? यदि ऐसा हुआ तो तुरंत ही उसे चरित्रहीन करार दे दिया जाएगा। हाँ, यह बात अलग है
कि वह अपने पति के अतीत को जानकर भी चुप रह सकती है और बच्चों के बिगड़ते चाल चलन को भी सबसे छिपा कर रख सकती है। सुरभि का हृदय आज तर्क पर तर्क दे रहा था। उसका दिमाग खामोशी से सुन रहा था। सुरभि सोच सोच कर जब बहुत परेशान हो गई तो उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। माँ की वह डायरी पढ़कर सुरभि तड़प कर रह गई थी, यह सोचकर कि जिन्होंने अपनी सारी उम्र इस घर को, उसके जीवन को संजोने संवारने में लगा दी, जो हमेशा एक अच्छी पत्नी, माँ और उससे भी ऊपर एक मित्र बनकर उसके साथ नहीं रही, उस स्त्री के मन का एक कोना आज भी गहरे दुख और अपमान की आग में झुलस रहा था। उस डायरी से भी सुरभि को पता चला कि उसकी माँ यानी मालती की एमएससी करते ही सगाई हो गई थी। मालती के पिता ने एक उद्योगपति घराने में बेटी का रिश्ता पक्का किया था। लड़के का नाम अमित साहनी था। ऊंची कद काठी, गोरा रंग, रौबदार व्यक्ति था। अमित मालती पहली ही नज़र में अमित को दिल दे बैठी थी। शादी अगले साल होनी थी, इसलिए मालती ने पीएचडी करने की सोची तो अमित ने भी हामी भर दी। अमित का परिवार दिल्ली में था, फिर भी वह हर सप्ताह मालती से मिलने आगरा चला आता, मगर ठहरता गेस्ट हाउस में ही था। उनकी इस मुलाकात में परिवार की रजामंदी भी शामिल थी, इसलिए उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। पर मालती ने इस प्यार को एक सीमा रेखा में बांधे रखा, जिसे अमित ने भी कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। मालती की परवरिश उनके पिता, बुआ व दादाजी ने की थी। उनकी माँ तो 2 साल की उम्र में ही उन्हें छोड़कर मुंबई चली गई थी। उसके बाद किसी ने माँ की खोज खबर नहीं ली। मालती को भी माँ के बारे में कुछ भी पूछने की इजाज़त नहीं थी। बुआ जी के प्यार ने उन्हें कभी माँ की याद नहीं आने दी। बड़ी होने पर मालती ने स्वयं से जीवन भर एक अच्छी और आदर्श पत्नी व माँ बनकर रहने का वादा किया था, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया था। उनकी शादी से पहले की दिवाली आई, मालती के ससुराल वालों की ओर से ढेरों उपहार खुद अमित लेकर आया था। अमित ने अपनी तरफ से मालती को रत्न जड़ित सोने की अंगूठी दी थी। कितना इतरा रही थी मालती अपने आप पर। बदले में पिताजी ने भी अमित को अपने स्नेह और शगुन से सिर से पांव तक तौल दिया। दोपहर के खाने के बाद बुआ जी के साथ घर के सामने वाले बगीचे में अमित और मालती बैठे गपशप कर रहे थे। इतने में उनके चौकीदार ने एक बड़ा सा पैकेट और रसीद लाकर बुआ जी को थमा दी। रसीद पर नज़र पड़ते ही बुआ खींचती हुई बोली, 2 महीने पहले कुछ पुराने एल्बम दिए थे, अब जाकर स्टूडियो वालों को उन्हें चमकाकर भेजने की याद आई है और पैसे लेने वे घर के अंदर चली गई। लो अमित, तब तक हमारे घर की कुछ पुरानी यादों में तुम भी शामिल हो जाओ, कहकर मालती ने एक एल्बम अमित की ओर बढ़ा दिया और एक खुद देखने लगी। संयोग से मालती के बचपन की फ़ोटो वाला एल्बम अमित के हाथ लगा था, जिसमें घर एक तस्वीर को देखकर वह मालती को चिढ़ा कर मज़े ले रहा था। अचानक एक तस्वीर पर जाकर उसकी नज़र ठहर गई। यह कौन है मालती, जिसकी गोद में तुम बैठी हो? अमित जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। यह मेरी माँ है। तुम्हें तो पता ही है ये हमारे साथ नहीं रहती, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम इन्हें जानते हो? मालती ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, अमित ने कहा। ये हम सबको छोड़कर वर्षों पहले ही मुंबई चली गई थी। यह स्वर बुआ जी का था। बात वहीं खत्म हो गई थी। शाम को अमित सबसे विदा लेकर दिल्ली चला गया। इतना पढ़ने के बाद सुरभि ने देखा कि डायरी के कई पन्ने खाली थे, जैसे उदास हो। फिर अचानक एक दिन अमित साहनी के पिता का माफ़ी भरा फ़ोन आया कि वह शादी नहीं हो सकती। सभी को जैसे सांप सूंघ गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। अमित 2 सप्ताह के लिए बिजनेस का बहाना कर जापान चला गया।
इधर उधर की खूब बातें हुई, पर बात वहीं की वहीं रही। एक तरफ अमित के घर वाले जहां शर्मिंदा थे, वहीं दूसरी तरफ मालती के घर वाले क्रोधित व अपमानित। लाख चाहकर भी मालती अमित से संपर्क न बना पाई और न ही इस धोखे का कारण जान पाई। जग हसाई ने पिता को तोड़ डाला। 5 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे, फिर चल बसे। मालती के लिए यह दूसरा बड़ा आघात था। उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। बुआजी ने फिर से मालती को अपने आंचल में समेट लिया। समय बीतता रहा। इस सदमे से उबरने में उन्हें 2 साल लग गए तो उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। बुआजी ने उन्हें अपना वास्ता देकर अमित साहनी जैसे कि मुंबई के जाने माने उद्योगपति के बेटे परेश से उसका विवाह कर दिया। अब मालती अपना अतीत अपने दिल के एक कोने में दबाकर वर्तमान में जीने लगी। उन्होंने कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। परेश ने उन्हें सब कुछ दिया, प्यार, सम्मान, धन और सुरभि। सभी सुखों से साथ जीते हुए भी जब तक मालती अपनी उस पुरानी चीज को बूंद बूंद कर डायरी के पन्नों पर लिखती थी, उन पन्नों में जहां अमित के लिए उसकी नफरत साफ झलकती थी, वहीं परेश के लिए अपार स्नेह भी दिखता था। उन्हीं पन्नों में सुरभि ने अपना बचपन पढ़ा। रात के 3 बजे अचानक सुरभि की आंखें खुल गई। लेटे लेटे वे माँ के बारे में सोच रही थी। वे उनके उस दुख को बांटना चाहती थी, पर हिचक रही थी। अचानक उसकी नजर उस बड़ी सी पोस्टर नुमा तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वह अपने मम्मी पापा के साथ खड़ी थी। वह पलंग से उठकर तस्वीर के करीब आ गई। काफी देर तक माँ का चेहरा यूं ही निहारती रही। फिर थोड़ी देर बाद इत्मीनान से वह पलंग पर आ बैठी। उसने एक फैसला कर लिया था। सुबह 6 बजे उसने पापा को फोन लगाया। सुनकर सुरभि अस्वस्थ हो गई कि पापा के लौटने में सप्ताह भर बाकी है। वह पापा की गैर मौजूदगी में अपनी योजना को अंजाम देना चाहती थी। उस दिन वह दिल्ली में रह रहे दूसरे पत्रकार मित्रों से फोन पर बातें करती रही। दोपहर तक उसे यह सूचना मिल गई कि अमित साहनी इस समय दिल्ली में अपने पुश्तैनी मकान में है। शाम को माँ को बताया कि दिल्ली में उसकी एक पुरानी सहेली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कर रही है। इस फिल्म निर्माण का अनुभव वह भी लेना चाहती है। माँ ने हमेशा इस तरह हामी भर दी। सुरभि नर्स और कम्मों को कुछ हिदायतें देकर दिल्ली चली गई। अब समस्या थी अमित जैसी बड़ी हस्ती से मुलाकात की। दोनों दोस्तों की मदद से उन तक पहुंचने का समय उसके पास नहीं था, इसलिए उसने योजना के अनुसार अपने ससुर से अपने ही एक दोस्त का नाम लेकर अमित से मुलाकात का समय फिक्स कराया। ईश्वरनाथ के लिए यह कोई बड़ी बात न थी। अगले दिन सुबह 10 बजे का वक्त सुरभि को दिया गया। आज ऐसे वक्त में पत्रकारिता का कोर्स उसके काम आ गया। खैर, माँ की नफरत से मिलने के लिए उसने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया। अगले दिन पूरी जांच पड़ताल के बाद सुरभि ठीक 10 बजे अमित के सामने थी। वे इस उम्र में भी बहुत तंदुरुस्त और आकर्षक थे। पोता पोती व पत्नी भी उसके साथ थे। उतार कर पत्नी की आंख बचाकर अपनी नम आंखों को पूछा। सुरभि ने पढ़ा लिखा था, जीती रहो, अपना नंबर दे जाओ। पढ़ते ही सुरभि ने पर्स में से अपना कार्ड उन्हें थमा दिया और चली गई। फोन से उसका पता मालूम कर तड़के 5:30 बजे ही अमित सिर पर मफलर डाले सुरभि के सामने थे। सुबह की सैर का यही 1 घंटा है जब मैं नितांत अकेला रहता हूँ, उन्होंने अंदर आते हुए कहा। सुरभि उन्हें इस तरह देख आश्चर्य में तो जरूर थी, पर जल्दी ही खुद को संभालते हुए बोली, सर समय बहुत कम है, इसलिए सीधी बात करना चाहती हूँ। मुझे भी तुमसे यही कहना है। अमित भी उसे लहजे में बोले।